सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो मजीद एग्जांपल्स, बॉल बाउल सिस्टम और साथ ही सिंपल पेंडुलम भी। तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन मास स्प्रिंग सिस्टम को भी कहा जा सकता है, क्योंकि मास स्प्रिंग सिस्टम की एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट भी है। यानी जितना आप इस मास को इसकी मीन पोजीशन से खींचेंगे, छोड़ने पर ही उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ टुवर्ड्स मीन पोजीशन आएगा। आपने इसकी एक्सेलरेशन देखी थी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, और साथ ही आपने ये भी देखा था कि इस मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम थी, एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो थी। एक्सेलरेशन ऑपोजिट है इसका, एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशंस पर मैक्सिमम थी और मीन पोजीशंस पर जीरो थी। और साथ ही इस पूरे सफर में एक वाइब्रेशन पूरी होने के लिए जो वक्त लगता है उसे टाइम पीरियड कहा था, और मैयर कर चुके थे कि टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जिस पैटर्न के ऊपर आपने मास स्प्रिंग सिस्टम को डिटेल डिस्कस किया, इसी पैटर्न के ऊपर आप बॉल बाउल सिस्टम और सिंपल पेंडुलम को भी डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे कि इनमें एक्सेलरेशंस कहाँ से आती हैं, इनकी रीस्टोरिंग फोर्सेस क्या है, क्या इनमें भी वेलोसिटीज मीन पर मैक्सिमम एक्सट्रीम पर जीरो होती हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए और डिटेल में देखने के लिए मेरे साथ लाइट बोर्ड की तरफ चलिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बॉल एंड बाउल सिस्टम को देखते हैं। बॉल एंड बाउल सिस्टम से क्या मुराद है? ये कौन सा ऐसा सिस्टम है, इसमें एक सिंपल बाउल है, आम बाउल। उस बाउल में आप एक बॉल को अगर प्लेस कर दें, तो स्टूडेंट्स कुछ भी आगे सोचने से पहले ये सोच लें कि क्या होगा, कैसे, क्या ये बॉल यहाँ पर रुक जाएगा या ये आगे मूव करेगा। द आंसर इज वेरी सिंपल, एवरीबडी कैन आंसर। दिस बॉल विल नॉट स्टॉप हियर। ये बॉल यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये बॉल यहाँ से मूव कर कर इस मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि लेट्स से हमने इनिशियली इस बॉल को इस बाउल में बिल्कुल सेंटर पर रखा है। तो इस वक्त जब ये छोटी सी बॉल सेंटर पर है, तो इस वक्त इसके बाकी पैरामीटर्स कैसे होंगे, चलिए देखते हैं। इस वक्त इसकी वेट की फोर्स नीचे की तरफ है, जो W विच इज इक्वल्स टू mg होती है, और इस वेट की फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये बाउल एक अपवर्ड रिएक्शन की फोर्स भी लगा रहा है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये रिएक्शन की फोर्स वेट ही के बराबर है और ऊपर की तरफ है। लिहाजा जब तक ये बॉल इस सेंटर पोजीशन पर रहेगा तो स्टेशनरी रहेगा, रुका रहेगा, इक्विलिब्रियम पर रहेगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम के टर्म से आप वाकिफ हैं। तो इसलिए इस सेंटर पोजीशन को इस बॉल की मीन पोजीशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, मीन पोजीशन से किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए, डिस्प्लेस से मुराद ये है उसे उसकी मीन पोजीशन से हटाने के लिए हमेशा से एक फोर्स दरकार है। आपने फोर्स लगाई और इस बॉल को बाउल के इस कोने पर पहुंचा दिया। तो स्टूडेंट्स, अब क्या होगा आप जानते हैं, ये बॉल यहां पर नहीं टिकने वाला, ये बॉल अपने वेट की वजह से स्लाइड करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर पूछी जाती है, आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज द रीस्टोरिंग फोर्स फॉर दिस बॉल इन दिस बॉल बाउल सिस्टम। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स इसका कंपोनेंट ऑफ वेट है, कंपोनेंट ऑफ वेट, यानी इसके वेट ही का एक हिस्सा, एक जुज, W इज इक्वल्स टू mg ही का एक हिस्सा इसे इसकी मीन पोजीशन पर आने पर मजबूर करेगा। बिकॉज ऑफ दैट रीस्टोरिंग फोर्स ये बॉल मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू होगा। और स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जैसे जैसे ये मीन पोजीशन की तरफ बढ़ रहा होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी।
क्यों इंक्रीज होती जाएगी? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ये है, आप जानते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स हो अगर उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करे तो एक्सेलरेशन लगती है, एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी की वेलोसिटी में इंक्रीज आता है। तो इस बॉल की वेलोसिटी में इंक्रीज आता रहेगा। पहुंचते पहुंचते जब ये वापस अपनी मीन पोजीशन पर पहुंचेगी तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी होगी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी पर जब ये बॉडी मीन पोजीशन पर आएगी तो क्या रुकेगी? ऑब्वियसली नहीं। इनर्शिया किसी भी बॉडी की स्टेट में आने वाली तब्दीली को रोकता है, तो ये इसी इनर्शिया की वजह से अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगी अगली एक्सट्रीम पोजीशन तक। सो स्टूडेंट्स, अगले एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा? जैसे जैसे ये बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाती जाएगी, अब आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। जैसे जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाती जाएगी डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, इसका फासला मीन पोजीशन से बढ़ता जाएगा और फासला बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन भी बढ़ती जाएगी, लेकिन टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। लिहाजा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर मीन पोजीशन की तरफ है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। सो मीन से एक्सट्रीम तक के सफर में वेलोसिटी मैक्सिमम से रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन चाहती है कि ये वापस मीन पोजीशन पे आए। मैं लास्ट टाइम भी इस पॉइंट को डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, रिटार्डेशन भी इसी को कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज होगी और वेलोसिटी डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पर जब वेलोसिटी जीरो बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो है मीन पोजीशन की तरफ, बॉडी फिर से अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगी और वापस मीन पोजीशन की तरफ बढ़ना शुरू होगी। मीन पोजीशन की तरफ बढ़ते बढ़ते जब बॉडी मीन पोजीशन पर पहुंचेगी, वेलोसिटी फिर से मैक्सिमम, बॉडी अपने इनर्शिया की वजह से यहाँ पर नहीं रुकेगी, अपने इनर्शिया की वजह से इसको क्रॉस करके आगे दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाते जाते फिर से इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी, यानी बॉडी की वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी और हाईएस्ट पोजीशन पर बॉडी की वेलोसिटी या एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी की वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें भी वो तमाम प्रॉपर्टीज, वो तमाम खसूसियात फुलफिल हो रही हैं जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहली अव्वलीन प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही तो है। अगर आप थोड़ा सा खींच कर छोड़ेंगे तो एक्सेलरेशन भी कम होगी, अगर आप ज़्यादा खींच कर छोड़ेंगे, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो पहली प्रॉपर्टी गुड, फुलफिल हो गई। दूसरी प्रॉपर्टीज, एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी जीरो है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। एक्सेलरेशन भी इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशंस पर मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पर जीरो है। एक्सेलरेशन की बात भी जो हम मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए पढ़ के आए थे यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉल बाउल सिस्टम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। स्टूडेंट्स, ये तो बात बहुत सिंपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इस बॉल बाउल सिस्टम में भी ओबे हो रहा है। एक और एग्जांपल को देखते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है और उसमें से सवालात भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। क्या ख्याल है आपका इस सिंपल पेंडुलम के बारे में? सिंपल पेंडुलम के बारे में क्या राय है आपकी? पहले तो हमें यह पता हो कि ये सिंपल पेंडुलम होता क्या है। स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं? एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ अगर एक धागा बांधा जाए, धागा या स्ट्रिंग ऐसी हो कि इनएक्सटेंसिबल हो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं, द स्ट्रिंग, द थ्रेड शुड बी इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल से मुराद ऐसी है कि अगर इसके साथ वेट लटका दिया जाए तो इसमें
इलास्टिसिटी की वजह से एलोंगेशन ना प्रोड्यूस हो जाए, ये खिंची ना जाए, इसकी लेंथ में तब्दीली ना आए, ये एलोंगेट ना हो जाए, तो ऐसा धागा जो इनएक्सटेंसिबल हो उसके साथ एक बॉब कनेक्ट कर दिया जाए। इस बॉल का नाम बॉब है, इन्हें हम बॉब कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सिस्टम को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम इज अ बॉब ऑफ मास m connected to the inextensible string is called as simple pendulum. सिंपल पेंडुलम की लेंथ कहाँ से मेजर की जाती है? जहां से ये फिक्स है वहां से लेके इस बॉब के सेंटर तक। स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ को क्या कहा जाएगा यहाँ पे? द लेंथ ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम इज सेड टू बी एल। इसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी मोशन के बारे में क्या राय है आपकी? क्या ये सिंपल हार्मोनिक होगा? देखते हैं। अगर हम फोर्स लगा के इस सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करें तो सोचिए जरा क्या होगा। छोड़ने पर क्या ये बॉब इधर हवा में साकित रहेगा? नहीं, ये छोड़ने पर वापस आएगा और वापस आते आते मीन पोजीशन से मूव करते करते फिर एक्सट्रीम पोजीशन एंड इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। वाइब्रेशन तो शुरू हो गई। अब देखते हैं कि क्या ये वाइब्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है भी कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, इसकी मीन पोजीशन क्या है? इसकी मीन पोजीशन वो सेंट्रल पोजीशन है जहां पर ये बैलेंस्ड स्टेट में। स्टूडेंट, जब ये बैलेंस्ड स्टेट पे मीन पोजीशन में मौजूद है, क्या ख्याल है इस वक्त ये इक्विलिब्रियम पे है या नहीं? यस, ये बिल्कुल अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, क्योंकि इस वक्त जितना वेट डाउनवर्ड है उतनी ही टेंशन, तनाव अपवर्ड भी है। लिहाजा हमारा पेंडुलम इस वक्त बैलेंस्ड है। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने इसे डिस्प्लेस किया, अब तो वेट नीचे की तरफ है। सवाल ये पैदा होता है, ऐसी कौन सी फोर्स होगी जो इसे वापस मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी? यानी इसकी रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? स्टूडेंट्स, इसका वेट तो नीचे की तरफ है, आपको रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, अगर आप इसके वेट के दो कंपोनेंट्स बनाएं, जरा याद कीजिए, जब आप छोटे थे 9th क्लास में आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ी थी। आपने कहा था कि अगर मेरे पास एक फोर्स F हो तो उसके दो कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। एक कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, इसे Fy कहते थे, और एक कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, इसे Fx कहते थे, याद होगा। और Fx किसके इक्वल होती थी? F cos थीटा के इक्वल, और Fy किसके इक्वल होती थी? F sin थीटा के इक्वल। क्या आपको ये बात याद है? इसी बात को आपने यहाँ पर पेंडुलम के केस में अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, इसका वेट नीचे की तरफ है, मुझे समझ नहीं आ रही रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस वेट को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा। एक कंपोनेंट बनेगा अलोंग द टेंशन। देखिए स्टूडेंट्स, इस थ्रेड में इस बॉब की वजह से एक टेंशन भी तो है, तनाव भी तो है, टेंशन अपवर्ड है, और एक खास कंपोनेंट वेट का इस टेंशन को बैलेंस भी तो कर रहा है। स्टूडेंट्स, अगर इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए कोई कंपोनेंट ना हो तो ये बॉब इस सपोर्ट की तरफ मूव करना शुरू करते। रिएक्शन के तौर पे वेट का एक कंपोनेंट इस टेंशन को भी तो बैलेंस कर रहा है। और स्टूडेंट्स, एक और कंपोनेंट भी इसी वेट का है जो इसे टुवर्ड्स मीन पोजीशन लेके आ रहा है। स्टूडेंट्स, अब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वेट के कौन से कंपोनेंट को मैं एक्स कंपोनेंट कहूँ और कौन से कंपोनेंट को मैं वाई कंपोनेंट कहूँ। तो अगर आप भी कभी परेशान हो जाएं और समझ ना आए कि एक्स कंपोनेंट कौन सा और वाई कंपोनेंट कौन सा, तो आपने यही टेक्निक यूज़ करनी है जो मैं यूज़ करने लगा हूँ। इस ग्राफ को थोड़ा सा रोटेट करें। ये देखिए, ये
टेंशन को बैलेंस कर रहा है, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। अगर इसे रोटेट करूं लाइक दिस तो क्या होगा? रोटेट करके ड्रॉ करके दिखाऊं, ये देखिए, ये हमारा बॉब और ये जो डॉटेड लाइन है ये कुछ ऐसे इस तरफ सीधी हो जाएगी और ये जो सॉलिड लाइन है ये घूमकर कुछ नीचे आ जाएगी और ये जो हमारा वेट था वो इधर आ जाएगा। ऐसे ही है, हमने थोड़ी सी रोटेशन की, अब क्लियर हो गया ना। ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन थी ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई है, तो ये वेट का एक्स कंपोनेंट है, डब्ल्यू एक्स लिख सकता हूँ वेट का एक्स कंपोनेंट, और ये वेट का जो लाइन स्ट्रेट थी ये वेट का वाई कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस बन गया। अलोंग एक्स एक्सिस उसे एक्स कंपोनेंट कहते हैं, अलोंग वाई एक्सिस उसे वाई कंपोनेंट कहते हैं, ये वेट का वाई कंपोनेंट बन गया। तो स्टूडेंट्स, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? यहाँ पे लिखते हैं व्हाट वुड बी द रीस्टोरिंग फोर्स। स्टूडेंट्स, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी? The restoring force should be the y component of weight. So F के लिए मैं लिख सकता हूँ WY। यार y component of weight क्या होगा? स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम जानते हैं अगर ये एंगल थीटा हो तो ये एंगल भी थीटा होगा। y component किसे कहते हैं? F साइन थीटा को, तो ये y component क्या कहलाएगा? mg साइन थीटा। W इज mg ना, तो mg साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा आज के बाद, द रीस्टोरिंग फोर्स फॉर द सिंपल पेंडुलम इज mg साइन थीटा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि टेंशन किसके इक्वल है, तो टेंशन इन स्ट्रिंग, देखें एमसीक्यूज भी क्लियर करते चले जा रहे हैं, लर्निंग भी साथ साथ हो रही है और हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें भी क्लैरिफाई होती चली जा रही हैं कि हमने चीज़ें प्रिपेयर कैसे करनी है। टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी है स्टूडेंट्स? टी ऊपर की तरफ है जिसे बैलेंस कर रहा है एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेट, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेट किसके इक्वल है? टेंशन इज डब्ल्यू ऑफ एक्स। ये किसके इक्वल है? ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के इक्वल। एक्स कंपोनेंट है ना, तो एक्स कंपोनेंट को कॉस थीटा कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ये बात तो सीख ली कि दिस सिंपल पेंडुलम will come back towards its mean position because of the restoring force, और वो restoring force mg sin theta है। ये सिंपल पेंडुलम अपनी restoring force की वजह से अपनी mean position के ऊपर आएगा। स्टूडेंट्स, क्या होगा जब ये restoring force की वजह से mean position पर आएगा? क्या mean position पर आकर रुक जाएगा? Not at all. It will start moving away from this mean position because of its inertia. ये अपनी inertia की वजह से इसे क्रॉस कर जाएगा, करते करते अपनी एक और एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा। अगर आप इसकी मीन पोजीशन को O कहें तो ये O से मूव करता करता A की तरफ आएगा, A पर आकर ये अपनी पोजीशन को फिर चेंज करेगा, फिर वापस इस मीन पोजीशन से होता हुआ एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो हमने अभी तक रीस्टोरिंग फोर्स देखी है स्टूडेंट्स। बस एक आखिरी बात और, हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी तो देखनी है। स्टूडेंट्स, जब ये अपनी इस एक्सट्रीम पोजीशन बी से मीन की तरफ बढ़ना शुरू हुआ था तो इसकी रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड मीन थी। उस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई थी। आप जानते हैं, मैं यहाँ पर भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब फोर्स किसी बॉडी पर लग रही हो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और उस हाई इंक्रीज इन वेलोसिटी की वजह से मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन को छोड़कर एक्सट्रीम की तरफ जा रही होगी, अब फोर्स ऑपोजिट है, एक्सेलरेशन ऑपोजिट है। आप जानते हैं एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट हो तो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती है। वेलोसिटी डिक्रीज करते करते इस एक्सट्रीम पोजीशन पर ये एक लम्हे के लिए रेस्ट करेगी, सांस लेगी वापस आने के लिए। सो वेलोसिटी इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। इन अ वेरी सिमिलर फैशन, बिल्कुल इसी तरह से एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर जीरो होगी और मैक्सिमम होगी ऑन एक्सट्रीम पोजीशंस। क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि आपने देख लिया कि एक्सेलरेशन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पर सबसे ज़्यादा होगा, लिहाजा एक्सेलरेशन वहाँ पर मैक्सिमम होगी। सो स्टूडेंट्स, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ इस सिंपल पेंडुलम पे भी अप्लाई हो रही हैं। ये तमाम फीचर्स इस सिंपल पेंडुलम पे भी अप्लाई हो रहे हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कर रहा है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे अगले लेक्चर में। गुड बाय।